नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास गंगा पर कुछ बड़े दिलचस्प नोट्स हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसे भारत की जीवन रेखा आखिर क्यों कहते हैं। और ये सिर्फ भूगोल की बात तो है ही नहीं। बिल्कुल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, आस्था, सब कुछ है इसमें, सब कुछ जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स की शुरुआत होती है इसके उद्गम से, गंगोत्री ग्लेशियर से। हाँ, जहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। पर जो बात मुझे सबसे कमाल की लगी वो ये है कि इसका नाम गंगा वो बाद में पड़ता है, हाँ, देवप्रयाग में, जब अलकनंदा इसमें मिलती है। और वहीं से एक तरह से इसकी असली पहचान शुरू होती है। बिल्कुल। और ये यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं है, लगभग 2500 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। हाँ। और जो राज्यों की लिस्ट दी है नोट्स में, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसे देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक पूरा गलियारा है जो करोड़ों लोगों को जोड़ता है। करोड़ों लोगों को। मतलब हर पांचवा या छठा भारतीय किसी न किसी तरह से इस पर निर्भर है। ये आंकड़ा तो सच में बहुत बड़ा है ना? बिल्कुल। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके बेसिन को देखते हैं। बेसिन। नोट्स में लिखा है कि ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। देश का करीब 26% हिस्सा। 26%। और इसे भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। मतलब आर्थिक तौर पर एक पावर हाउस है। हाँ। और पता है, यही इन नोट्स का सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। अच्छा, वो क्या? जिसे हम अन्न भंडार कह रहे हैं, जो सबका पेट भरता है, वही इलाका अपनी इंडस्ट्री और आबादी के कारण नदी पर सबसे ज्यादा बोझ भी डाल रहा है। ये तो अजीब बात है। मतलब जो जीवन दे रहा है उसी पर सबसे ज्यादा दबाव है। बिल्कुल। एक ही जगह जीवन देने वाली और एक तरह से जीवन लेने वाली गतिविधियां हो रही हैं। हाँ, और नोट्स में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का भी जिक्र है, जिससे व्यापार तो होता है, लेकिन वो दबाव और बढ़ जाता है। ये तो सच में एक बहुत गहरा विरोधाभास है। और ऐसा ही कुछ मुझे इसके आध्यात्मिक पहलू में भी दिखता है। माँ गंगा वाले पहलू में। हाँ, एक तरफ तो इसे माँ का दर्जा दिया गया है और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। तो जिसे माँ कहते हैं उसे इतना मैला कैसे होने दिया जा सकता है? नोट्स में इस पर कुछ है। ये सवाल बहुत बहुत गहरा है। नोट्स सीधा जवाब तो नहीं देते, पर इशारे जरूर करते हैं। जैसे ये कि माँ का दर्जा सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं है, ये हमारी सभ्यता का आधार है। हजारों सालों से इसने जीवन को पोसा है। बिल्कुल। जल, भोजन, आजीविका, सब कुछ दिया है। शायद इसीलिए ये माँ कहलाई। हरिद्वार, वाराणसी, कुंभ मेला, ये सब इसी रिश्ते का जश्न है। सही। लेकिन जो प्रदूषण है वो एक आधुनिक समस्या है, और ये हमारी पुरानी श्रद्धा और आज की हकीकत के बीच का टकराव दिखाता है। और यात्रा के आखिर में ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरवन। हाँ, सुंदरवन, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। मतलब एक शानदार अंत। पर जैसा हमने कहा, नोट्स एक चेतावनी पर खत्म होते हैं। प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण। और ये सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक अस्तित्व का संकट है। नोट्स में नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं का जिक्र तो है, जो दिखाता है कि कोशिशें हो रही हैं। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। ये सिर्फ नदी की सफाई नहीं है, ये तो उस पूरी जीवन रेखा को बचाने की लड़ाई है, जो कृषि, उद्योग, संस्कृति, सब कुछ संभाले हुए है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन नोट्स से क्या समझ आता है? एक बात तो साफ है, सही। धुरी तो है, पर नोट्स ये भी इशारा करते हैं कि ये धुरी अब कमजोर हो रही है। अगर प्रदूषण की समस्या हल नहीं हुई तो ये धुरी टूट भी सकती है। तो ये सिर्फ जश्न की बात नहीं, एक चेतावनी भी है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। नोट्स में संरक्षण को एक नैतिक दायित्व कहा गया है। नैतिक दायित्व? तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक नदी एक पूरी सभ्यता की पहचान बन जाती है, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, या फिर हर उस इंसान की जो खुद को सभ्यता का हिस्सा मानता है?